हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ। ठीक है, पहले एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा उत्तराखंड का पॉलिटेक्निक लेक्चरार का कॉमन हिंदी एग्ज़ाम का पेपर का सिलेबस। जो कॉमन हिंदी पेपर है उसका सिलेबस है ये, आप देख सकते हैं, जिसमें हमें टॉपिक दिए गए हैं, उसके आगे उसके मार्क्स दिए गए हैं। जो ये टोटल पेपर है ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 2 घंटे का होगा और इसकी एग्ज़ाम डेट बता दी गई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे दोस्तों कल की वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक चीज़ आपको यहाँ पर बताई थी कि ये जो हिंदी शब्द रचना मैंने बोला था ना, अनेकार्थी शब्द और शब्द युग्म, ये श्रुति शब्द और भिन्नार्थी शब्द शब्द युग्म का ही पार्ट है। ठीक है, ये अलग नहीं, ये पढ़ा दिया गया है। जिसमें हमने जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे ये पढ़ते हैं अंश और अंश ऐसे करके, ये तो ये कोई चीज़ है, किसी कोई भी शब्द है तो ये उसी के लिए यूज़ होता है। तो ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, पहला वाला हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा कंप्लीट कर लिया है। आप अगर वीडियोस जाके देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। 4th कंप्लीट कर लिया है, 9th कंप्लीट कर लिया है, 8th कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 6th कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारे पास टॉपिक कौन से बचे हैं? 3rd, 7th और 10th। ठीक है, 3rd में से भी संधि और समास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें रिवीजन जो करना है उपसर्ग का करना है और प्रत्यय का करना है, ये अभी नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर शब्दगत वर्तनी हो चुकी है। जो वाक्यगत अशुद्धि ये है या वर्तनी है, ये हमारी नहीं हुई है, इसको हमें करना है। ठीक है, व्याकरण वाला आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ये वाला टॉपिक आज मैं स्टार्ट करूंगी संज्ञा, जो आज का टॉपिक है वो संज्ञा है। ठीक है, और बाकी ये वाला अभी टॉपिक हमने बिल्कुल भी नहीं किया, इसमें से ये कुछ भी नहीं हो रखा है अभी। ठीक है, आज से ये स्टार्ट होगा और अगले कुछ दिनों में ये व्याकरण विचार वाला ही टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारा ये सिलेबस कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आप जाकर जो प्रीवियस वीडियोस हैं उससे जाकर रिवाइज कर सकते हैं। हम आदित्य की बुक को फॉलो कर रहे हैं अभी। ठीक है, आदित्य की बुक से फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है, या आप बोल सकते हैं कि चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर हमारा है वो 11th चैप्टर है। ठीक है, एक मिनट में देख लेती हूँ कौन सा चैप्टर है। आज का चैप्टर हमारे पास जो है, नहीं, आज का चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, आज संज्ञा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संज्ञा पढ़ने वाले, ये 12th चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, और बुक में वैसे टोटल 24 जो चैप्टर हैं वो हमें करने हैं, सिर्फ 24 चैप्टर करने हैं। उसमें आगे जो सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण लिंग वचन काल कारक ये सब टॉपिक हैं। फिर उपसर्ग और वर्तनी है और एक वाक्य है, बस इतना ही अब हमें करना है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हिंदी का सिलेबस हमने कर लिया है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं, ये वाला वर्ण विचार वाला पहला वीडियो था। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर वाइज करते रहे, तो अब ये हमारे पास हमने इतना कर लिया। बस एक ये टॉपिक बचता है हमारे पास। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय बचता है और ये बाकी ये तो पूरा ही रिमेनिंग है। ठीक है, बाकी सब हो चुका है। तो आप लोगों को ये सिलेबस देखना है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में है। दोस्तों आज हमें पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है हमारे पास संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के बारे में हमें पढ़ना। अब आप सोच रहे होंगे संज्ञा पढ़ना, मैम ने तत्सम तद्भव ये देशज विदेशज शब्द वाला चैप्टर क्यों निकाल का है? इसमें एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो बतानी है, इसलिए ये निकाला है। फिर इसके बाद संज्ञा को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों हमने शब्द भेद पढ़े थे, आपको याद है जब हमने तद्भव तत्सम शब्द पढ़े थे तो इसमें हमने शब्द भेद पढ़े थे, जिसमें हमारे पास शब्दों के भेद कितने थे, शब्द कितने प्रकार के थे हमारे पास? 2 प्रकार के। ठीक है, इसका स्क्रीन स्केच ले लेती हूँ फिर उसमें समझाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे पास शब्द कितने थे? 2 प्रकार के थे। एक तो सार्थक शब्द थे, एक निरर्थक शब्द थे। उत्पत्ति के आधार पर कितने थे? तत्सम हमने पढ़ लिया था, तद्भव पढ़ लिया था, देशज पढ़ लिया था, विदेशज पढ़ लिया था, संकर। ठीक है, रचना बनावट के आधार पे कितना है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 थे। ठीक है, फिर यहाँ पर अर्थ के आधार पर हमारे पास कितने थे?
एकार्थी थे, अनेकार्थी थे, पर्यायवाची थे, विलोम शब्द थे, ठीक है। और यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द थे और समानार्थी या शब्द युग्म कह सकते हैं या समान भाषी बोल सकते हैं आप, ये था, ठीक है। फिर हमारे पास चौथा जो प्रकार था वो कौन सा था, विकार रूप या प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हमने दो पढ़े थे, जिसमें एक विकारी था, एक अविकारी था। तो विकारी में हमारे पास चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में क्या है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक विकारी शब्द रचना के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जब हम प्रयोग के आधार पर बात करते हैं तो उसमें हम दो चीजों से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक विकारी शब्द होते हैं हमारे पास, एक अविकारी। विकारी शब्द किन्हें कहते हैं, जिन्हें काल, वचन, लिंग और कारक के आधार पर बदल दिया जाए, मतलब इनके आधार पर ये बदले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे लड़की, लड़कियां, ठीक है, लड़का, लड़की, है ना, ऐसे करके। लेकिन जो अविकारी होते हैं ये इसके आधार पर नहीं बदलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैंने ये वाला पेज ओपन करके आप लोगों को बताया, क्योंकि यहीं से इसकी वो है ना, पूरा हमें पता चला है कि ये फ्लो चार्ट में आया कहां से है, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा। दोस्तों ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो संज्ञा तो बहुत आप लोगों को सच में आज आप लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी तरीके से इसके नोट्स बनाए हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। बुकिश लैंग्वेज पे बिल्कुल मत जाना, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जो नोट्स बनाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, ठीक है, वो अब मैं आप लोगों को बता दूंगी। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर संज्ञा क्या बोला है, ठीक है, इसकी परिभाषा दी है। संज्ञा क्या है, परिभाषा दी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि एग्जाम्पल इन्होंने ऐसे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी पहले इसको रीड आउट कर लेती हूँ मैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी होने वाला है और आप इस वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करना, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए संज्ञा के कार्य कौन कौन से हैं। संज्ञा के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं, जैसे कौन कौन से, व्यक्तियों, नदियों, पहाड़ों, राज्यों, देशों, महादेशों, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, ग्रह, नक्षत्रों, दिनों, महीनों आदि के नामों का बोध कराना, जैसे बलराम, गंगा, विंध्याचल, बिहार, रूस, एशिया, कामयानी, चंदा, मामा आदि, ठीक है। पशुओं, पक्षियों, मिठाइयों, सवारियों आदि के नामों का बोध कराना, जैसे गाय, कबूतर, जलेबी, साइकिल आदि। समूह का बोध कराना, जैसे झुंड, सेना आदि। किसी धातु या द्रव का बोध कराना, जैसे सोना, चांदी, घी आदि, ठीक है। किस व्यक्ति या पदार्थों के भाव, जैसे धर्म, गुण आदि, ठीक है, बोध कराना, जैसे दया, कृपा, मित्रता, उष्णता, चतुराई आदि, ठीक है। संज्ञा के भेद अगर हम देखेंगे तो देखिए दोस्तों, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आगे को बढ़ते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ के, अभी आपको लग रहा होगा हाँ यार संज्ञा तो है, ये डेफिनेशन देती, लेकिन कहना क्या चाहता है। देखो दोस्तों, संज्ञा जो है वो कह रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे, ठीक है, ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे कि हमारे चारों तरफ आप देखते हैं, ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं आपको दिखती होंगी, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्राणी दिखते होंगे, सजीव भी हैं, निर्जीव भी हैं। सजीव मतलब जो जिंदा हैं, जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। निर्जीव जो चल फिर नहीं सकते, ठीक है। जैसे कुछ स्थिर हैं, कुछ चलने फिरने वाले हैं। ब्रह्मांड में जो भी चीज आपको दिखाई देती है, ठीक है, उन सबके ना अपने अपने नाम होते हैं, ठीक है। कई वस्तु के नाम हमें पता होते हैं, कई वस्तु के नाम हमें नहीं पता होते, लेकिन नाम सबके होते हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, संज्ञा का आप ये मान लीजिए कि संसार में सभी वस्तुओं के नाम हैं, ठीक है, सभी वस्तुओं के नाम हैं, के नाम, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। हमारे चारों तरफ जो भी हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, उन सब के नाम,
देखते हैं उन सबके नाम। मतलब कहना ये चाहते हैं कि जो संज्ञा के जो नहीं, संज्ञा क्या है, दुनिया के जो नाम है हिंदी में हम उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा कहलाता है। ठीक है, दुनिया के जो भी नाम है, जिस भी चीज के नाम है, दुनिया के नाम मतलब जिस भी वस्तुओं के नाम, कोई किसी भी चीज के नाम, वो हिंदी में क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यदि दुनिया में सजीव है, जैसे सजीव है दुनिया में, ठीक है, सजीव है तो उसे हम व्यक्ति में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम व्यक्ति में काउंट कर लेते हैं। अगर निर्जीव है, ठीक है, तो हम उसको वस्तु में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई जगह है, किसी जगह, स्थान की बात कर रहे हैं हम, जगह की बात कर रहे हैं, तो हम उसको स्थान में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, और कोई अगर भाव है तो उसको भाव में, मतलब और बाकी चीजें भाव में आ जाएंगी, जैसे भाव या कोई चीज महसूस हो रही है तो वो भाव में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, कुछ भी महसूस होना वो भाव के अंदर आ जाएगा। ये चार चीजों में ही तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दुनिया के सभी नाम इन चार श्रेणियों में आते हैं। दुनिया के जो भी नाम है ना, दुनिया में जितने भी चीजों के नाम रखे गए हैं, ठीक है, वो इन चार श्रेणियों में आते हैं। या तो दुनिया में जो भी चीजें के नाम होंगे, या तो व्यक्ति के नाम होंगे, या वस्तुओं के नाम होंगे, या स्थान के नाम होंगे, या किसी भाव का नाम होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, बुकिश जो लैंग्वेज है उसमें हमें थोड़ा सा ये होता है कि हाँ यार क्या बोल रहा है, क्या नहीं, समझ नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये आप ऐसे समझ सकते हैं जो बता रखा है। ठीक है, जैसे सजीव कोई भी चीज होगी दुनिया में, जो भी कोई भी सजीव चीज होगी तो व्यक्ति के नामों में आएगी, निर्जीव होगी तो वो वस्तु में आएगी, अगर जगह होगी तो वो स्थान में आएगी, और कोई भाव महसूस अगर हम करते हैं तो वो भाव के अंदर आएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट इसका देखते हैं। यहां पर अगर आप देखें कि संज्ञा के भेद, ठीक है, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखो संज्ञा के जो भेद हैं वो अनेक आधारों पर किए जा सकते हैं। जैसे पहला इन्होंने क्या किया है, संज्ञा के भेदों को वर्गीकरण कर रखा है। पहला वर्गीकरण क्या है, वस्तु की जीवंतता और अजीवंतता के आधार पर प्राणीवाचक संज्ञा बोल सकते हैं, या अप्राणीवाचक, जिसमें प्राण नहीं है वो अप्राणी हो गया, और प्राण है जिसमें वो प्राणीवाचक के रूप में किया जा सकता है। जैसे लड़का, घोड़ा, पक्षी आदि जीवन में आ जाते हैं, ये चल फिर सकते हैं, अतः इन्हें प्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। बाकी पेड़, ईंट, दीवार आदि में जीवन नहीं है तो ये चल नहीं सकते, ठीक है, न बोल सकते हैं, तो इसलिए इन्हें अप्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, एक तो ये वर्गीकरण हो गया कि जिसमें जीवन की बात कर रही है, लाइफ की बात कर रही है। ठीक है, मैंने बताया ना, जीवन जिसमें वो निर्जीव या सजीव वाले जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। सजीव और निर्जीव का वर्गीकरण कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा जो वर्गीकरण है जिसमें है गणना, जिसमें मतलब काउंटिंग और नॉन काउंटिंग वाली बात हो रही है ना यहाँ पर। तो काउंटिंग या गणना के आधार पर आप देखेंगे तो जैसे आम शब्द है, या जैसे कोई फल की बात हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, फलों को गिन सकते हैं। जैसे आम हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, केला हो गया, इनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके। किंतु जो दूध है हम उसे गिन नहीं सकते, या पानी है या तेल है उसको हम गिन नहीं सकते। तो उसके क्या होगा, उसको केवल माप सकते हैं हम। ठीक है, या जैसे प्रेम है, घृणा है आदि की भी गिनती नहीं हो सकती। जैसे भाव की भी क्या होती, गिनती नहीं होती, वैसे ये जल पदार्थ जो होते हैं या लिक्विड पदार्थ जो होते हैं इनकी भी गिनती नहीं होती, इनको बस माप सकते हैं हम। इसी तरह संज्ञा के भी भेद होते, गणनीय और अगणनीय। ठीक है, इस वर्गीकरण में अगर आप देखेंगे तो व्याकरण की दृष्टि से महत्व यह है कि गणनीकरण संज्ञा, गणनीय संज्ञा वो हैं जिनके एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। ठीक है, गणनीय संज्ञा के मतलब एक वचन भी हो सकते हैं और बहुवचन भी हो सकते हैं। अगणनीय संज्ञा सदा एक वचन होंगे, जिनको हम गिन नहीं सकते ना, वो सदा एक होंगे। जैसे प्रेम, घृणा, ये हमेशा किसी के साथ भी होगा, ये प्रेम घृणा को ही हम यूज करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे प्रेम आए या घृणा आए, ऐसे नहीं बोलते ना।
तो इसलिए, ठीक है। अब संज्ञा शब्द में देखो गणना अगणनीय यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, इन्हें भी जाने बोलते, इसको तो रहने दीजिए, इसको मैं अभी बताऊंगी, इसके लिए कुछ और ट्रिक है, ठीक है। बस इतना देख लीजिए, यहाँ पर इसने दो चीज दे रखी, संज्ञा धर्म और वस्तु। धर्म में भाववाचक आ रहा है, वस्तु में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक आ रहा है, ठीक है। देखिए तीसरा वर्गीकरण है व्युत्पत्ति के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप, इसमें तीन है, रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। ऐसी संज्ञा जिनका खंड निरर्थक होते हैं, मतलब जिनको हम खंड नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते, उनको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आम है, आम को अगर आप तोड़ोगे आ और म में, तो इसका अलग अलग कर दोगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। अ का क्या मतलब है, म का क्या मतलब है, ये वर्ण है सिर्फ, ठीक है। इनमें अपने आप में कोई मतलब नहीं है। मतलब के लिए हमें एक शब्द का होना जरूरी है और उस शब्द में वर्णों का मेल होता है, ठीक है। तो जैसे घर है, हाथ है, पैर है, तो ये क्या है, रूढ़ में आ गए, इनको और नहीं तोड़ सकते, मतलब, ठीक है, इनको तोड़ नहीं सकते, ये अपने आप में कंप्लीट है और इनका एक अर्थ है। यौगिक में क्या होगा, दो रूढ़ का ही आप जोड़ समझ सकते हो, ठीक है, या फिर दो खंड जो हैं, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो। मतलब अगर हम इनको तोड़ा जाए, या रसोई घर जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगर इसको तोड़ा जाए तो ये रसोई और घर में दो टुकड़ों में बंटता है और दोनों का अपना अपना एक सार्थक मतलब है। रसोई का भी एक मतलब है, घर का भी एक मतलब है, ठीक है। वैसे पाठशाला देख लो, पुस्तकालय देख लो, हिमालय देख लो, ये सब यौगिक संज्ञा में आते हैं। अब योग रूढ़ में ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक तो हैं, मतलब जिनको तोड़ा जा सकता है, परंतु जिनका अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो। जैसे मान लो हमने तोड़ तो सकते हैं, जैसे ये पंकज है, पंकज भी दो खंडों में टूट रहा है, जैसा पंक और ज दोनों में टूट रहा है और इसका एक मतलब भी है दोनों का, लेकिन ये किसी थर्ड की ओर को इशारा करता है। योग रूढ़ में अपना तो ये मतलब अपनी तो इसकी एक मीनिंग होती है, प्लस ये किसी और को भी संकेत करता है, या किसी थर्ड मीनिंग की ओर को, या थर्ड पर्सन या थर्ड थिंग की ओर को ये वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है, आप ऐसा बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर पंकज है, तो यहाँ पर पंक प्लस ज करके ये बना है और इसका मतलब क्या होता है, पंक मतलब होता है कीचड़, ज मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो इसका अगर पंकज का आप अर्थ समझोगे तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन इसका जो थर्ड मीनिंग है या जो तीसरी कहीं और को ये जो संकेत कर रहा है, ये कमल की ओर को संकेत कर रहा है, ठीक है। अब देखिए तीन हमने पढ़ लिए थे। पहला वर्गीकरण हमने जीवन वाले में पढ़ा था, ठीक है। दूसरा में हमने गणना के आधार पर पढ़ा था। तीसरा हमने पढ़ा था जिसमें व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था। अब चौथा हम पढ़े हैं जिसमें यहाँ पर ये बोल रहा है अर्थ के आधार पर। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपने आंसर देना है 5। अगर वो पूछे संज्ञा कितने प्रकार की होती है तब भी 5 देना, अर्थ के आधार पर पूछे तब भी 5 देना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। संज्ञा अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार की होती है तो आपने 5 देना है। कई अगर आप लोगों में से सभी अगर ये हिंदी को कवर कर रहे होंगे तो कई जगह संज्ञा को 3 भी बोल लगे है, कई जगह 5 भी आंसर दिया गया, तो हम लोग मानते 5 को ही है, ठीक है। अभी तक आप किताबों में 3 मैं बताती हूँ वो कैसे 3 बोल रहा है। कई बार वो 3 भी बोलते हैं किसी किताबों में, तो वो 3 ऐसा बोले, एक तो व्यक्तिवाचक है, एक जो ये समूहवाचक और ये द्रव्यवाचक है ना, ये दोनों को ये व्यक्तिवाचक में डाल देता है, ठीक है, मतलब इसी के अंदर इंक्लूड करता है। तो ये जातिवाचक क्या हो गया, 2 हो गया, ये व्यक्तिवाचक 1 हो गया, और ये भाववाचक क्या हो गया, 3 हो गया, ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल पूछा जाए तो मूल आधार पे देखा जाए तो या मतलब अर्थ के आधार पे संज्ञा हमेशा 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पे, ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने होते हैं, 5 टाइप की होती है। हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है और इन्हीं को पहचानना है, इन्हीं को समझना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक चीज आपको थोड़ा सा एक चीज बता देती हूँ आपको, ठीक है। आप ये नोट्स बना लीजिएगा मेरे साथ ही। दोस्तों देखिए, जो हमारे पास संज्ञा है ना, संज्ञा के प्रकार, जैसे अगर हम हिंदी में या कुछ भी पढ़ें तो जो संज्ञा के प्रकार होते हैं ना, संज्ञा के प्रकार,
ठीक है, ये मूल रूप से जो होते हैं, मूल रूप से जो होते हैं, आप नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो। एक होता है भाववाचक, ठीक है, और एक होता है यथार्थवाचक। ठीक है दोस्तों, ये किताब में दी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इससे आपका ये संज्ञा वाला जो टॉपिक है ना, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप लोग भी बोलोगे क्या बताया है। ठीक है, देखिए यथार्थवाचक में क्या होता है, जो चीज हमें दृश्य, जो चीज हमें क्या होती है, दृश्य होती है, दिख सकती है, ठीक है, या वास्तविक होती है, ठीक है, जो रियल में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यहां पर भाववाचक में क्या हो जाएगा, अदृश्य होती है। ठीक है, अभी समझाती हूँ, पहले लिख लो या नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स दोस्तों साथ में बनाते रहना। अवास्तविक, जो अवास्तविक हो। अब देखिए, जैसे मैं इसमें क्या कहना चाह रही हूँ, दृश्य और अदृश्य क्या कहना चाह रही हूँ। ये मान लीजिए जिस दृश्य में ऐसा कोई भी नाम, ठीक है, ऐसा कोई भी नाम जिसका अपना कोई रूप, रंग या आकार रखता है। ठीक है, ऐसा कोई भी नाम जो अपना कोई रूप, रंग या आकार रखता है, जिसको सुनते ही दिमाग में कोई चित्र उभरता है या दिखता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बुक मैंने आपको बोला, ठीक है, मैंने आपको मोबाइल बोला। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बुक बोला, मैंने यहाँ पर बोला आपको बुक, तो आपके दिमाग में एक चित्र बना किताब जैसा। क्या आपको लगा हाँ यार कोई ऐसी सी चीज होती है, ऐसी होते है ना किताब दोस्तों। ठीक है, किताब, ऐसे ऐसा कोई चित्र बना होगा। मोबाइल बना तो एक डब्बा सा दिमाग में आया होगा, हाँ कुछ होता है, स्क्रीन होती है, बटन होते हैं, ऐसे ऐसे करके, कैमरा होता है, मोबाइल होता है, जो भी होता है। ठीक है, दिमाग में चित्र बना। अब मैं आपसे बोल रही हूँ, मान लो कोई शब्द घृणा, ठीक है, या मैं आपसे बोल रही हूँ प्रेम, कोई ऐसा भी शब्द बोल रही, मानवता, दया, तो इसका आपके दिमाग में कोई चित्र नहीं बन रहा होगा। ठीक है, कोई एग्जैक्ट इमेज नहीं बन रही होगी, निश्चित इमेज कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल परफेक्ट, वो नहीं बन रही होगी। तो ये यथार्थ वाचक में क्या कौन सा आ जाते हैं, दृश्य, जिनको हम देख सकते हैं, जिनकी दिमाग में हम अपनी छवि बना सकते हैं। ठीक है, या दिमाग में जिसका कोई रंग रूप आकार होता है। और इसमें अदृश्य में क्या है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, जिसको हम दृश्य के मतलब जो दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, बस महसूस किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। कंप्यूटर से हूँ तो कंप्यूटर वाला एग्जाम्पल दे देती हूँ, है ना, एक कंप्यूटर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर के अगर पार्ट्स की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है हार्डवेयर, ठीक है, एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों, जो हार्डवेयर है ये यथार्थ में आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, हार्डवेयर। हार्डवेयर में कौन कौन सा आ जाते हैं, जैसे कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, तो उसको आप देख सकते हो, उसको एक आकार है। अगर मैं आपसे मॉनिटर बोलूंगी तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ एक डिस्प्ले जिसमें हम देख सकते हैं। अगर मैं कीबोर्ड बोलूंगी तो आपके दिमाग में कोई चित्र बन रहा है ऐसे ऐसे करके, जिसमें कीज होती हैं ऐसे 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 करके। ठीक है, माउस बोल रही तो ऐसा कुछ बन के आ रहा है दिमाग में। ठीक है, तो ऐसे। अब अगर मैं आपको बोलूं सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, प्रोग्राम होता है। ठीक है, सिस्टम, जैसे सिस्टम के जो प्रोग्राम होते हैं ना, उनको ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम। ठीक है, या सेट ऑफ फंक्शंस बोलते हैं। तो वो दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या होगा, एग्जैक्ट तो नहीं समझ में आ रहा ना आपको कि सॉफ्टवेयर बोला तो कोई एक सॉफ्टवेयर की आपके दिमाग में छवि बन गई हो, इमेज बन गई हो, तो वही सॉफ्टवेयर किस में आ जाते हैं, ये इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया या नहीं? ठीक है, अब तो ये रिलेटेबल वो भी हो गया। आजकल कंप्यूटर के बारे में तो सभी को पता है, मोबाइल के बारे में सभी को पता है, बुक के बारे में सभी को पता है ना, सॉफ्टवेयर, इन चीजों के बारे में तो लोगों को पता ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको रब इरेज कर देते हैं। ठीक है।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम संज्ञा के प्रकार। ठीक है, हम प्रकार पढ़े थे। मूल रूप से हमने कितने पढ़े? मूल रूप से कितने हैं? 2 हैं। 2 थे। कौन कौन से थे 2? एक तो था यथार्थ वाचक और एक था भाववाचक। ठीक है, देखिए अब जो यथार्थवाचक होता है दोस्तों, इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार में अब वो कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए। ये आते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आ जाता दूसरा जातिवाचक। तीसरा इसमें आ जाता है द्रव्यवाचक और चौथा इसमें आ जाता है समूहवाचक। ठीक है, और 5वां इसको काउंट करते हैं। तो अगर संज्ञा के आपसे प्रकार पूछे जाए तो वो कौन कौन से होते हैं? वो 5 जो हैं वो यही हैं। पहले वो 2 में डिवाइड होते हैं, यथार्थ और भाववाचक में। उसी में यथार्थ के ही अंदर ये क्या है, ये 4 आते हैं। ठीक है, तो आपने आंसर हमेशा देना 5। कौन कौन से हैं वो 5? 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आ गया ये कौन से थे? यथार्थ में कौन से थे? जो दृश्य थे और वास्तविक थे। रुक जाइए, इसको दूसरे उससे यूज कर लेते ना, वरना आपको ये ठीक है। ये दोस्तों आपको आई होप समझ में आ रहा हो। ठीक है, देखिए इसमें कौन से थे? यथार्थवाचक में हमने क्या पढ़ा था? जो हमें दृश्य जो दिखाई देते हो, जिसकी दिमाग में छवि बनती हो, या जो वास्तविक हो, एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, जिसका रंग रूप आकार हो। ये जो भी मैं आप बोल रही हूँ लिख लेना। ठीक है, अवास्तव इसमें कौन सा आ जाएंगे? जो अदृश्य हो। ठीक है, और कौन से? जो अवास्तविक हो। ठीक है, ये ठीक है। दृश्य वास्तविक में आ जाते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और इसमें आ जाते हैं भाववाचक। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? अब देखिए, अब वापस चलते हैं पीडीएफ में, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे यहीं पर। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले पीडीएफ में चलते हैं। अब देखिए यहां पर हमने यहां तक तो पढ़ लिया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देखिए व्यक्तिवाचक के बारे में वो क्या बता रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित नाम समाविष्ट होते हैं, जैसे व्यक्तियों के अपने नाम। ठीक है, जो लोगों के अपने नाम है, तुलसीदास, महेश, राम आदि। आपका भी कोई भी नाम हो सकता है। नदियों के नाम जैसे गंगा, गंडक, यमुना आदि। झीलों के नाम, ठीक है, डल, बैकाल आदि। समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। पहाड़ों के नाम आल्प्स, विंध्य, हिमालय आदि। गांवों के नाम रेवाड़ी, क्या, कोटवा आदि। नगरों के नाम जौनपुर, प्रयागराज। ठीक है, सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम अशोक, राजपथ, परिधान, आदित्य पब्लिकेशन आदि। महादेशों के नाम जैसे एशिया, यूरोप आदि। देशों के नाम चीन, भारतवर्ष, रूस आदि। राज्यों के नाम उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र। पुस्तकों के नाम रामचरितमानस, सूरसागर आदि। पत्र पत्रिकाओं के नाम जैसे दिनमान, अवकाश जगत आदि। त्योहार, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, रक्षाबंधन, ठीक है, शिक्षक दिवस, होली, ऐसे करके। ग्रह, नक्षत्रों के नाम चंद्र, रोहिणी, सूर्य आदि। महीनों के नाम, ठीक है, आश्विन, कार्तिक। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार। जाति, ठीक है, ये तो हो गए वास्तविक नाम, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अभी सारे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के इनमें डिफरेंस बताऊंगी। एक ही बार में आप पहचान लेंगे कि कौन से व्यक्तिवाचक हैं, कौन से जातिवाचक हैं, कौन से भाववाचक हैं।
ठीक है, कौन से द्रव्य वाले हैं और कौन से समुदाय वाले हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का विरोध कराती है। जिससे गाय की जितनी नस्लें होंगी ना वो इसमें आ जाएंगी। नदी, जैसे कोई भी नदी हो, गंगा हो, यमुना हो, कहीं की भी हो, चाहे भारत की हो, चाहे चीन की हो, चाहे अमेरिका की हो, सारी नदी इसमें आ जाएंगी। पहाड़ हो, चाहे इंडिया में है हो, चाहे कहीं अमेरिका में हो, कोई भी पहाड़ हो वो इसमें आ जाएंगे। मनुष्य हैं वो इसमें आ जाएंगे। मतलब एक जाति का बोध करा रहा है। जितने भी आदमी औरत जो भी हैं वो मनुष्य में आ जाते हैं। जितने भी पहाड़ हैं छोटे बड़े वो सब पहाड़ों में आ जाएंगे। नदी इसमें आ जाएंगे। एक जाति, गाय किसी एक गाय को नहीं कहते, अपितु यह एक संपूर्ण गौ जाति के लिए प्रयुक्त होता है। वैसे मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित नहीं कर रहा, पूरी मानव जाति का बोध कराता है। ठीक है, मानव जाति में इसमें मेल फीमेल सब आ जाते हैं। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, जैसे पशु पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम। ठीक है, खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना आदि। फूल, सब्जियों तथा फलों के नाम, आम, केला, परवल, पालक, जूही आदि। ठीक है, पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के सामान, जैसे कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी आदि। अन्न, मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम, गेहूं, चावल, जलेबी, तेजपात, ठीक है, तेजपत्ता या रसगुल्ला आदि। विभिन्न सामग्रियों के नाम, जैसे अलमारी, कुर्सी, घड़ी, टेबल आदि। सवारियों के नाम, जैसे नाव, मोटर, रेल, साइकिल आदि। ठीक है, संबंधियों के नाम, जैसे बहन, भाई आदि। व्यवसायों, पदों एवं पद अधिकारियों के नाम, जैसे दर्जी, धोबी, भंगी, राज्यपाल आदि। सारणी से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का भेद भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक टेबल दे रखी है जिसमें व्यक्तिवाचक बता रखा है और जातिवाचक बता रखा है। ठीक है, अब समूहवाचक कौन से है? समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, छब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। ठीक है, एक आप ये मान सकते हो एक समूह का बोध करा रहे। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराकर अनेक का या उनके समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे एक सेना में किसी भी दल का आदमी हो सकता है, किसी जाति का आदमी हो सकता है, कोई भी वहां पर जा सकता है। ठीक है, वो एक समूह है। कि सेना की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेना में देख लेते हैं एक समूह है जिसमें किसी भी प्रकार के लोग हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पीतल, सोना आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता, जबकि जातिवाचक के पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। ठीक है, एक टुकड़ा सोना भी सोना ही है और एक बड़ा खंड भी सोना ही है। एक बूंद घी भी घी है और 1 किलो घी भी घी है। वो कह रहा है इसके अगर आप टुकड़ा कर दोगे या छोटे सी की बात करोगे, इसमें सारी चीज को आप एक ही नाम से हम देते हैं, सोना मीन सोना। ठीक है, किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे। ठीक है, उन्हें लकड़ी, सिल्ली, टहनी, डाली आदि जो कह ले। द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक टिप्पणी देखे वो भी देख लेते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो संज्ञा के समूहवाचक और द्रव्यवाचक जैसे दो अलग भेद मानने की भी आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः इन दोनों को समाहार जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है। मतलब मैंने बताया था ना आपको कि ये जो द्रव्यवाचक और ये समूहवाचक है, इसको जातिवाचक के ही अंदर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा क्या है? ये व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता आदि। भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, जैसे गुण, कुशाग्रता, ठीक है, चतुराई, सौंदर्य। भाव देख लीजिए, मित्रता, शत्रुता। अवस्था, जवानी, बचपन, बुढ़ापा। माप, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई। क्रिया, दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई। गति, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती। ठीक है, स्वाद, कड़वापन, कसैलापन, तितास, मिठास। ठीक है, अमूर्त भावनाएं जैसे करुणा, क्षोभ, दया आदि।
अब संज्ञाओं के भेदों में परिवर्तन है और यहाँ पर क्या भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। दोस्तों बाकी ये पढ़ना है, अभी थोड़ा सा इसको और डिस्कशन बचा है इसमें, वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिया कि हमने पढ़ा कि यार जब हम जातिवाचक संज्ञा पढ़े उसके अंदर इतना कुछ है, झीलों के नाम, ये समुद्रों के नाम, इसके नाम, उसके नाम। ठीक है, वैसे ही अगर हम ये समूहवाचक, द्रव्यवाचक पढ़े, भाववाचक पढ़े, इसमें बहुत कुछ है। तो हम इन सब चीज़ों को याद कैसे रखें कि यार ये जातिवाचक के अंदर आएगा, ये संज्ञावाचक के अंदर आएगा, ये भाववाचक के अंदर आएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पहले तो ये जो द्रव्यवाचक और कई जगह ना इसको इसी के अंदर डाला है, बस आप इसमें ये देख लीजिए, द्रव्यवाचक में पदार्थों के नाम आ जाते हैं। ठीक है, पदार्थों के नाम, ये छोटे छोटे, इसके लिए इसको यहीं पर बता रही हूँ, पदार्थों के नाम। ठीक है, और ये समुदाय आ जाता है इसमें, जैसे समुदाय की बात कर रहे हैं ना, समुदाय, दल, संगठन, ठीक है, ये आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक जो होते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, नया करते हैं। ठीक है, अब हम संज्ञा के 5 प्रकार की बात करने। कौन कौन से थे? 5। उसमें पहला हम देखते हैं, पहला कौन सा है? पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक इसमें क्या है, ये कौन से हैं? व्यक्तिवाचक पहले तो हमें ये पता होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित नाम। ठीक है, किसी भी, आप नोट्स बनाते रहना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक कहलाता है। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक क्या होता है? जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, जो दृश्य हो। ठीक है, ये तो हमने, क्योंकि व्यक्तिवाचक किसके अंदर आ रहा था? यथार्थवाचक के अंदर आ रहा था, मतलब जो दिखाई दे। और ये क्या होगा? सदैव एक वचन होगा। सदैव क्या होगा? एक वचन होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम, ये किसी इंसान का नाम है, या स्वाति, ठीक है, ये किसी इंसान का नाम है। ठीक है, जैसे दिल्ली, ये किसी शहर का नाम है। ठीक है, जैसे होली, ये किसी त्योहार का नाम है। दीपावली, ये किसी त्योहार का नाम है। ठीक है, ठीक है, अब इनका हम ये सदैव क्या होंगे? एक वचन होंगे। रामे, स्वातिया, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, दिल्लियां, ऐसा नहीं होता, होलियां, दीपावलियां, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा हम जब भी बोलेंगे होली ही बोलेंगे, दीपावली ही बोलेंगे, दिल्ली ही बोलेंगे, राम ही बोलेंगे, स्वाति ही बोलेंगे, है ना। तो ये क्या होंगे? हमेशा दृश्य प्लस एक वचन होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? दृश्य, मतलब जैसे राम कोई लड़का है तो उसकी एक छवि है। ठीक है, वो एक लड़के का रूप नजर मारे। स्वाति एक लड़की है तो उसकी एक इमेज आ रही है। दिल्ली एक शहर है तो उसका पता चल रहा है कि हाँ एक शहर है दिल्ली। होली एक त्योहार है तो समझ में आ रहा है कि हाँ उस त्योहार में क्या क्या होता है। दीपावली एक त्योहार है तो उसके दिमाग में छवि नजर में आ रही है। तो ये दृश्य है, ठीक है, वास्तविक हैं, जो दिख रहे हैं, दिखते हैं। ठीक है, और सदैव क्या होंगे? एक वचन होंगे। ये तो हो गया व्यक्तिवाचक। दोस्तों आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता देती हूँ जातिवाचक क्या होगा। दोस्तों नोट कर लिया? अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ।
ठीक है, अब बताते हैं सेकंड वाला जिसमें है जातिवाचक। और इसी के अंदर दोस्तों, जब मैं जातिवाचक बोल रही तो इसी के अंदर आप समूहवाचक और द्रव्यवाचक को इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, उनके लिए अलग से नहीं बताया गया है, आपको इसी के अंदर ही इंक्लूड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया जातिवाचक। जातिवाचक क्या क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति, समूह, वर्ग के नाम को जातिवाचक कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को भाव के नाम को भाव नहीं, जाति समूह, सॉरी स्थान की जाति, समूह या वर्ग, ठीक है, के नाम को जातिवाचक कहेंगे। ठीक है, अब ये जातिवाचक में क्या आता है? देखिए, ये जातिवाचक क्या होंगे? हमेशा ये भी हमने बताया था ना, ये यथार्थवाचक के अंदर आते हैं, तो ये के भी क्या होंगे? दृश्य होंगे। ठीक है, प्लस हमेशा मतलब बहुवचन होंगे, हमेशा नहीं, बहुवचन होंगे। ठीक है, या वे एक वचन होंगे जिनका बहुवचन बनाया जा सके। वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके। ठीक है, जिनका बहुवचन बनाया जा सके। जैसे पुस्तक, दिमाग में एक इमेज, दृश्य आ रहा है, और ये एक वचन भी है। ठीक है, और बहुवचन क्या होगा इसका? पुस्तकें, है ना, पुस्तकें क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। या ऐसा एक वचन है, ये यहाँ पर एक वचन में पुस्तक, यहाँ पर बहुवचन हो गया। ऐसा एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सके, वो इसके अंदर आएंगे, जातिवाचक के अंदर। ठीक है, देख लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं भाववाचक की ओर। दोस्तों आपने नोट कर लिया? ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रही हूं। अब नेक्स्ट, जो जातिवाचक के अंदर हमने द्रव्यवाचक और समूहवाचक को इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, या द्रव्यवाचक और समूहवाचक में कुछ नहीं है, ये भी दृश्य होंगे। ठीक है, अब हमारे पास पांचवा हम सीधे पढ़ रहे हैं, कौन सा है वो? भाववाचक। ठीक है, क्योंकि समूहवाचक और द्रव्यवाचक में क्या होगा? जो द्रव्यवाचक है वो पदार्थों के नाम में, समूहवाचक समुदाय या दल, संगठनों के नाम में। ठीक है, अब भाववाचक में क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा बोलेंगे।
ठीक है। कहते हैं। इसमें आप देख लीजिए, इसमें बस इसमें पहचानने का एक ही ट्रिक है, ये अदृश्य होगा, बस और कुछ नहीं। एक ही ट्रिक है, सीधे अदृश्य, जिसमें दिमाग में, जिसकी दिमाग में कोई इमेज नहीं बन रही, जैसे दया, करुणा, खुशी, ठीक है, मानवता, प्रेम, ठीक है। तो ये अदृश्य हो गए। इसको, इन चीजों को आप सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो भाववाचक के अंदर आ गया, ठीक है। तो आपको पहले जैसे कोई शब्द नजर आया, आपको वो देखना है क्या उसकी कोई इमेज बन रही है आपके दिमाग में, दृश्य है अदृश्य है। अगर दृश्य अदृश्य समझ में आ गया, फिर आपको देखना है क्या उसका वो एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है, या वो कैसा बहुवचन है, ऐसा बहुवचन है जिसके मतलब, या कैसा एक वचन है जिसके बहुवचन बनाए जा सकते हैं या जिसके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। अब दोस्तों एक और ट्रिक है, मतलब एक और छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता देती हूँ। इसको इरेज कर ले दोस्तों, हटा दे, ठीक है, समझते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जिससे हम बोलते हैं ना कुर्बानी, कुर्बानी, मेहरबानी, ठीक है, या जवानी। ये जितने भी शब्द आते हैं ये भाववाचक, ये क्या है पहले तो आप देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, अदृश्य है, अदृश्य है ना, प्लस एक वचन में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, भाववाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भाववाचक। अब दोस्तों मान लो ये कुर्बानी का कुर्बानियां हो गया, ठीक है, या मेहरबानियां हो गया, या जवानियां हो गया। तो क्या ये अब भी भाववाचक के अंदर आएंगे? तो यहां पर एक नोट करने वाली बात है दोस्तों, आप नोट बना लीजिए उसमें, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, या ऐसे नोट ऐसे करके लिख लीजिए। यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का, यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन किया जाए या बहुवचन बना दिया जाए, ठीक है, बहुवचन बना दिया जाए, तो वह क्या हो जाएगा, तो वह जातिवाचक मानी जाती है। कौन सी मानी जाएगी दोस्तों, जातिवाचक। तो वह जातिवाचक मानी जाएगी, ठीक है। तो ये कौन से हो जाएंगे दोस्तों, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे जातिवाचक के, ठीक है। ये एक अपवाद समझ लीजिए या नोट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ये है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो गया आज कि क्या क्या है। हमने संज्ञा पढ़ा, ठीक है। संज्ञा मतलब जैसे हमारे आसपास हमें जो भी दिख रहा है, जो भी नाम दिख रहे हैं, जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, ठीक है, कुछ भी, हर चीज का एक नाम है दोस्तों। इसको आपने आई होप नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ,
ठीक है, फिर से चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर को। ठीक है दोस्तों, संज्ञा मतलब किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, या हमारे आसपास या ब्रह्मांड में या दुनिया में जो भी चीजें, हर चीज का एक नाम होता है। हिंदी में ही हम उन नामों को क्या बोल देते हैं, संज्ञा बोल देते हैं। यदि दुनिया में सजीव है तो उसे हम व्यक्ति में ले लेते हैं, अगर निर्जीव है तो हम उसको वस्तु में ले लेते हैं, अगर जगह की बात करें तो हम उसको स्थान में ले लेते हैं, कोई भाव, कोई महसूस कराने वाली बात है तो उसको हम भाव के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है संज्ञा की अगर आप देखोगे तो दुनिया में जितने भी नाम हो वो 4 श्रेणियों में होते हैं, वस्तु, स्थान, भाव, ठीक है, या व्यक्ति में 4 श्रेणियों में इनको बांटा जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, अगर मूल रूप से देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ना, एक धर्म और वस्तु के आधार पर, तो वैसे आप समझ लीजिए यथार्थवाचक और भाववाचक के आधार पर संज्ञा को बांटा जाता है, जिसमें भाववाचक होती है और यथार्थवाचक में ये चारों आ जाते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक आ जाते हैं। अगर हम व्यक्तिवाचक की बात करें तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान का निश्चित नाम को बताता है। वैसी भाव जातिवाचक की बात करें तो ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की, जाति, समूह का या वर्ग का बोध कराता है। ठीक है, वैसी ही अगर भाववाचक की हम बात करें तो भाव में क्या है, ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को हमें भाववाचक संज्ञा देता है। अगर हम समूह की बात करें तो समूह, दल, संगठन की बात हो रही है। यहाँ पर द्रव्य की बात करें तो कुछ पदार्थों के नाम की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम ये वाले देखें जिसमें वस्तु यहाँ पर देखें तो इसमें हमें ये दृश्य होते हैं। ठीक है, ये दृश्य होने चाहिए। यहाँ पर इनकी बात करें तो ये अदृश्य होते हैं। ठीक है, इनकी बात करें वस्तु वाले जिसमें ये जातिवाचक और ये सारे हैं, जिनमें ये 4 एग्जाम्पल हैं, इनको हम, इनका क्या होता है, ऐसा कोई भी नाम जिसका अपने, जो अपना कोई भी रंग, रूप, आकार, ठीक है, बना सकता है या रखता है। ठीक है, या मतलब दिमाग में अगर हम कभी भी इसकी छवि, अगर हम इन चारों की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी नाम जिसका हमारे दिमाग में हम उसकी कोई इमेज बना पा रहे हैं, या जैसी उसका नाम बोलते हैं, जैसे चेयर का एक नाम बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, लैपटॉप बोल रहे हैं, मोबाइल बोल रहे हैं, तो दिमाग में एक पर्टिकुलर सी इमेज हमारे दिमाग में आ रही है। ठीक है, मतलब एक दृश्य बन रहा है, एक चीज दिख रही है हमें। ठीक है, तो वही आ जाते हैं इसके अंदर। और भाववाचक के अंदर वो सिर्फ हमें महसूस करने वाली चीजें होती हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे चिंता हो गई जिसको हम, और जैसे चिंता हो गई, या आप मान लो क्या बोलते हैं, मानवता हो गई, या कोई भी ऐसी चीज मान लो, खुशी मान लो, करुणा मान लो, दया मान लो, प्रेम मान लो, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, महसूस करने वाली होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही टॉपिक था। चलो एंड करते हैं इस टॉपिक को। संज्ञा हो गया कंप्लीट, इसके क्वेश्चंस लगा लेना। ठीक है, और कोई डाउट या कुछ भी होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। डेली क्विज होते हैं, और क्विज की टाइमिंग है रात को 8 से 10 के बीच में होते हैं, डिनर टाइमिंग में। मतलब आप डिनर करके रिलैक्स होकर थोड़ा सा क्विज वगैरह अटेंड कर सकते हैं। दिन में आपने जो भी पढ़ा है आप वहाँ पर जाकर उस क्विज को अटेंड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे दोस्तों मैं अपने चैनल में जो भी ये बुक मैं पढ़ा रही हूँ, या जिस बुक का हम रिवीजन कर रहे हैं, उसका मैं PDF वहाँ पर भेज देती हूँ। ठीक है, और PDF भेजकर वहाँ पर क्विज भी होते हैं, तो आप जाकर वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है।